पिछले वीडियो में। अब इसको क्या करना है, 5 पैराग्राफ में लिखना है, 5 पैरा में लिखना है। इंट्रोडक्शन जो है वो मस्ट है और कंक्लूजन तो मस्ट। ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कोई भी विषय देता है, आप इसे लिखेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय दे दिया जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय दे दिया जब आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो आप उसके आदि से शुरू करेंगे। आदि का मतलब होता है शुरुआत से, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर दे दिया जाए कि नारी का आधुनिक समाज में स्थान। अब हम इसके विषय में कुछ जानते नहीं हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी शुरुआत से एकदम सफ़र तय करना है कि शुरुआत में जो है इसकी स्थिति कैसी थी। अब शुरुआत कहने का मतलब है कि आदिकाल से सबसे पहले नारी की स्थिति कैसी थी उसके बारे में, फिर धीरे धीरे जो है उसके रूप में क्या परिवर्तन आया, इस तरीके से जो है। और मैंने कहा इंट्रो का मतलब क्या, अब नारी के बारे में आपको लिखना है क्या, कि नारी जो है सबसे पहले क्या है, एक माँ है। समाज में जितना पुरुषों का अधिकार है उतना नारी का भी अधिकार है। दोनों ही जो है, मैंने कहा कि समान रूप से समाज के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। इस तरीके से जब आप इंट्रो लिखेंगे और उसके बाद से जो है नारी के बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो नारी की स्थिति के बारे में धीरे 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 नारी के रूप में परिवर्तन आया। और उसके बाद जो है तीसरे पैरे तक आते आते आधुनिक समाज में, यानी सरकार जो है कौन कौन से नागरिक को जागरूक करने के लिए समाज में पुरुष और नारी दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर करने के लिए कौन कौन से प्रकल्प जो है हमारे सामने ला रही हैं, उन सबको आपको लिखना होगा। एट द एंड जो है जब कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, अपना मत देते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है अपना विचार। आप अपने विचार से स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, आधुनिक समाज में स्त्री का जो स्थान है, नारी का जो स्थान है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरीके से लिख करके आप इसको उत्तर को खत्म करिए। और एक ज़रूरी बात कि जितने भी प्रश्न हैं सबके लिए समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए। समय निर्धारित करने का मतलब है कि अगर आपको 15 मिनट है, मुझे लगता है कि 400 शब्दों के लिए 25 मिनट काफ़ी है, 25 मिनट। और एक बात कि कभी भी आप कोई भी उत्तर छोड़िए मत, किसी भी प्रश्न को छोड़िए मत, सबको अटेम्प्ट करिए, सबको अटेम्प्ट करिए। अगर मान लीजिए आपके पास समय कम हो रहा है तो कोशिश कीजिए उसको थोड़े कम शब्दों में ही लिखें, लेकिन कंक्लूजन जरूरी है, निष्कर्ष आपको प्रत्येक उत्तर में लिखना जरूरी है। तो ये रहा निबंध के बारे में। अब हम आगे जाते हैं अपठित की ओर। दूसरा जो है वो अपठित। अपठित में मैंने कहा था कि 3 into 3 यानी 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी सारे जो है वो MCQ रहेंगे। प्रश्नों का उत्तर उसी तरीके से देना है जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि राम के पिता का नाम दशरथ था, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राम के पिता का नाम क्या था, तो आपको भी उसी तरीके से लिखना है, राम के पिता का नाम दशरथ था। और ये नहीं कि आप जो है कहीं से भी कुछ भी उठा कर या सिर्फ दशरथ लिख देंगे तो नहीं होगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। अर्थात
अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न दिया रहता है कि अपने शब्दों में लिखें, अर्थात अपने शब्दों में लिखने का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो प्रश्न पूछा गया है बस प्रश्न के अनुसार ही अपना उत्तर लिख दे दिए, बस वो आपके शब्दों में हो गया। इसके बाद जो है एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है वो 6 एमसीक्यू रहेगा, एक नंबर का, यानी 15 नंबर हो गए। ये एमसीक्यू जो है इस अपठित के आधार पर ही आपको ढूंढ ढूंढ करके उसमें से लिखना है। कुछ पर्यायवाची शब्द भी रहते हैं, कुछ उसके विपरीत शब्द भी रहते हैं, कुछ भाव वाले भी प्रश्न रहते हैं, भाव वाले प्रश्न। इसके बाद ये रहा आपका अपठित। अब नेक्स्ट जो है वो आता है मुहावरे। मुहावरे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। 5 प्रश्न 5 नंबर के। मुहावरे का अर्थ भी लिखना है। अगर मुहावरे का अर्थ लिखना है तो केवल आपको अर्थ ही लिखना है, और एक खास जरूरी बात इसको लेकर के, क्योंकि अक्सर जो है हम ये गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान से, ये काउंसिल के द्वारा जो है ये नियम है कि अगर मान लीजिए कि प्रश्न पूछा गया 3 का जो है 1 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अंग ढीला होना, मान लीजिए ये प्रश्न पूछा गया, इसके 4 विकल्प दे दिए गए, ए, बी, सी और ये डी। अब करना क्या है, इसमें से मान लीजिए कि विकल्प ए सही है, अंग ढीला होना, इसका ए विकल्प सही है, तो आप अगर उत्तर इस तरीके से लिखते हैं 3 का 1 का ए, और बस ये कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये उत्तर मैंने लिख दिया, तो ये उत्तर गलत है। आपको ए का जो विकल्प लिखा हुआ है वो आपको पूरा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। प्रत्येक जितने भी वैकल्पिक प्रश्न हैं सबके लिए है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसी तरीके से वाक्य शुद्धि में भी है। अब सबसे जरूरी बात जो जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उसलिए, वो है आपका साहित्य वाला भाग। साहित्य में सबसे पहले गद्य की ओर आते हैं। गद्य में इस बार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो है दासी। दूसरा है आपका मजबूरी। इसके बाद संस्कृति क्या है, चौथा जो है वो आप शरणागत और सती, ये 5 जो पार्ट है ये इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और पुत्र प्रेम की अगर बात करें तो पुत्र प्रेम सभी को जो है वो किसी प्रकार की उसमें असुविधा नहीं होती है, तो ये 5 जो पार्ट है ये जो है इस बात के लिए, इस पार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके जो है ये और दासी और मजबूरी, इसको जो है ध्यान से बहुत ही थॉरली आपको पढ़ना है। प्रश्न इससे क्या पूछे जा सकते हैं, दासी से इसमें बलराज है, फिरोजा है। फिरोजा जो है इसमें लीड कैरेक्टर में है, यानी मुख्य पात्र है फिरोजा। फिरोजा के ही आधार पर इस कहानी का नाम जयशंकर प्रसाद ने दासी रखा है, क्योंकि अहमद के मरने के बाद फिरोजा उसकी कब्र पर जीवन भर जो है दासी बनकर उसकी सेवा करती है। यहाँ पे
और बलराज दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक साथ जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन युद्ध में अहमद की मृत्यु हो जाती है। ये रहा दासी कहानी। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं फिरोजा का चरित्र चित्रण। इसके बाद इस कहानी का शीर्षक की सार्थकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिरोजा का चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, ये दो प्रश्न इसके लिए काफी है। मजबूरी में जो है एक माँ के प्रेम को दिखाया गया है। इसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है शीर्षक की सार्थकता। अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कम से कम जो है उसके पात्र के बारे में और सारांश जरूर लिखें। सारांश लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं, कुछ नहीं आता आपको, तो आप कम से कम जो है सारांश लिख दीजिए। आपको वहाँ पे कुछ नंबर आपको मिल ही जाएंगे। संस्कृति क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, शरणागत और उसके बाद सती, ये सारे चैप्टर्स जो है, अब सारे चैप्टर्स के जो है शरणागत में ये बुंदेला वाला जो लाइन है, बुंदेला वाला जो लाइन है, देखेंगे चैप्टर के सबसे आखिरी में जो लाइन है वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और उसके बाद सती जो है कि सती से प्रश्न अगर पूछा जाए तो सती को लेकर के, तो सती से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है स्त्री जाति के रूप को शर्मसार करती है, क्योंकि स्त्री जो है वो ममता का रूप है और मदालसा ने उस रूप को खंडित किया है। इसीलिए प्रश्न, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, स्त्री के रूप को जो है शर्मसार करती है। तो इस तरीके से जो है इस साहित्य का जो गद्य वाला जो भाग है उसके तमाम प्रश्न जो है वो मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा अब हम पद्य की ओर चलते हैं। पद्य में पहला जो पाठ है वो तुलसीदास। दूसरा, अब प्रश्न तुलसीदास से ये पूछ सकता है, पहले मैं पाठ को बता दूं कि जो इस बार के लिए जो है जरूरी जो है वो अंधेरे का दीपक। इसके बाद तीसरा जो है वो है बादल को घिरते देखा है। चौथा, चौथी कविता जो है वो एक फूल की चार। और पांचवा, जाग तुझको दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना है। ये 5 पाठ जो है इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं इसमें से जो है आपको कॉमन मिल ही जाएगा। अब अगर हम अंधेरे के दीपक और बादल को घिरते देखा है इसकी बात करें तो ये जो है इस बार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले जो है इसके शीर्षक की सार्थकता इसमें नहीं, इसमें
आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य यानी इस कविता के माध्यम से कवि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए, क्या बताना चाह रहे हैं, ये सबका मतलब जो है वो एक ही होता है। बस आपको उत्तर को थोड़ा सा लिखते समय बदल देना है। शुरुआत में ही कहेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं, या इस कविता को लिखने के पीछे कवि का ये उद्देश्य है। शुरुआत में ही जो है हम उसके प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को बदल देंगे, और बाकी जो है वो सारा का सारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एक फूल की चाह में कौन सी समस्या को उठाया गया है? तो अछूत की समस्या को उठाया गया है, अछूत की समस्या को। इसको दिखाइए, जाग तुझको दूर जाना है, यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें अभी सोना नहीं है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को करना है। अगर तुम अभी थक करके सो जाओगे तो तुम दूरी जो है अपने जीवन में, जो अपने जीवन का जो सफ़र है वो दूर तक कैसे तुम तय कर पाओगे। इसलिए तुम्हें जागना है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है। उठो, बढ़ो, आगे की ओर बढ़ते जाओ। तुलसीदास से प्रश्न जो है वो देखिए, तुलसीदास की जो रचना है उसमें लोक मंगल की भावना दिखती है। लोक मंगल, अब हम प्रश्न ये होता है कि लोक मंगल क्या होता है। लोक मंगल मतलब तुलसीदास ने जो रचना किया वो समाज के लिए किया, और उन्होंने इसमें जो पात्र रखे, पात्र जो है सबसे प्रसिद्ध पात्र वो है राम। राम के माध्यम से एक आदर्श पुरुष का रूप जो है वो हमारे सामने रखते हैं। आदर्श पुरुष का रूप, वो आदर्श बेटा भी है, वो भाई भी है। इस तरीके से वह पति भी है। कहीं ना कहीं जो है हम राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में जो है राम के प्रति एक सम्मान की भावना आती है। तो उस सम्मान की भावनाओं को बनाने में तुलसीदास की अहम भूमिका है। इस तरीके से जो है ये सारे प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे, आप बस केवल प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को लिखें। इसके अलावा मैंने आपको पाठ के जो चैप्टर्स है वो सबका जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। उद्देश्य जो है वो जान लीजिए, उद्देश्य संदेश बताना, सबका मतलब एक ही है। समस्या वाला जो पार्ट है वो एक फूल की चाह। उसके बाद जाग तुझको दूर जाना है, इसमें क्या है, उद्देश्य और संदेश, ये दोनों हैं। तुलसीदास के माध्यम से भी उद्देश्य अगर कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि तुलसीदास, और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है छोटे तौर पे कि तुलसीदास को हम क्यों पढ़ें। मैंने कहा कि तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन इस आधुनिक काल में हम तुलसीदास को क्यों पढ़ें। तो तुलसीदास क्यों आज भी प्रासंगिक है। जैसे कबीर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर जो है आज के आधुनिक युग में भी कैसे प्रासंगिक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कबीर ने जिस दोहों साखियों की रचना की वो आज के समय में भी जो है उतने ही कहें कि आज के लिए, समाज के लिए जो है उतने ही सार्थक है जितना उस समय था। इसलिए हम क्या करते हैं, कबीर को आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो आप जो मैंने 5 पाठ आपको दे दिया है, आप उसे तैयारी करें, उसे अच्छे से एक बार पढ़ लें। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है आपका सबसे जरूरी, क्योंकि वही समझ में आता है, वो है नाटक। नाटक यानी आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें 3 अंक हैं।
अंक कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। मैंने कहा तीनों अंक को अगर मिला करके देखा जाए तो इसका नाम ही है आषाढ़ का एक दिन। अगर शीर्षक की सार्थकता जो है वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 10 नंबर में शीर्षक की सार्थकता के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 और 10। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए कि देखेंगे कि जो पहले अंक में शुरुआत होता है वह भी आषाढ़ का ही दिन रहता है, और जहाँ पे अंत होता है अंक 3 में वह भी आषाढ़ का ही रहता है। और देखेंगे इस नाटक में व्यक्ति के जीवन में अगर हम ग्राफ की सहायता लेते हैं तो देखेंगे कि व्यक्ति का जो है वो पतन ही हो रहा है। देखिए हर व्यक्ति जो है एक शीर्ष स्तर पर जा करके पतन होता है। सभी व्यक्तियों की स्थिति जो है एक जैसी है। कालिदास भी जो है अपने जीवन में जमीन से जो है ऊपर की ओर उठता है और अंत में वापस वहीं चला आता है। मल्लिका भी जो है वह कालिदास को लेकर के जो है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। वही प्रियंगु मंजरी की भी स्थिति वही है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कष्ट अगर किसी को है तो वह है मल्लिका। और विलोम, विलोम को कालिदास क्या है? कालिदास को अगर हम कहेंगे कालिदास स्वार्थी है तो स्वार्थी है, लेकिन अंक 3 में वो कहता है कि इसके पीछे, उसके स्वार्थी बनने के पीछे कारण क्या था। वह क्या करता है, अपने आप को जो है गांव के लोगों के सामने, अपने मामा के सामने साबित करने के लिए, विलोम के सामने साबित करने के लिए, अंबिका के सामने साबित करने के लिए कि वह भी कुछ कर सकता है, वह मल्लिका से प्रेरित होकर के उज्जैनी की ओर जाता है और उज्जैनी से जा करके, लेकिन अंक 3 में अगर देखेंगे तो कालिदास कहता भी है कि मैं सोचता था कि वहाँ जा करके बस प्रसिद्धि हासिल करके उस ओहदे तक पहुंचकर वापस आ जाऊं, लेकिन वह क्या था, एक दलदल की तरह था जिसमें कालिदास जाने के बाद उसमें निरंतर फंसता ही चला जाता है, निरंतर फंसता ही चला जाता है। जितने निकलने की कोशिश करता है उसमें जो है फंसता ही चला जाता है। अंत में जो है अंक 3 में जो है वह मोह भंग होता है, क्योंकि कालिदास एक कवि है और वह राजा बनने का प्रयास करता है, राजनीतिक जीवन में जाता है। राजनीतिक जीवन से जो है उसका कोसों कोसों तक कोई संबंध नहीं है, कोसों कोसों दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, जिसके कारण जो है वह युद्ध में हार जाता है और वहाँ से भाग करके वापस जो है वह मल्लिका के पास चला आता है। मल्लिका के पास आकर के वह फिर से जो है अर्थ से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन जैसे ही मल्लिका के बच्चे की आवाज़ जब सुनता है तो वो वापस जो है उस स्थिति से मुड़ करके भाग जाता है। अर्थात वह व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जहाँ से हम जो चीज़ छोड़ करके गए हैं बिल्कुल जो है बिल्कुल वहीं से जो है उसे वह शुरुआत करे। वह अपने जीवन को नहीं निहारता, वह दूसरे मल्लिका के जीवन को निहारता है कि हम जितने वर्ष पहले जो छोड़ करके गए हैं बिल्कुल वहीं पर जो है वहीं पर शुरुआत हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में जो है निरंतर जीवन में बदलाव आता ही रहता है। तो मल्लिका के जीवन में भी बदलाव आया, उसकी परिस्थितियों ने जो है उसको बदलने के लिए मजबूर किया, और यह कारण जो है इसके पीछे वह कालिदास ही है। तो इस तरीके से देखिए अंक 1, अंक 2 और अंक 3 के आधार पर अगर हम संभावित प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है इसमें वो आपका कालिदास का चरित्र चित्रण कालिदास का चरित्र चित्रण। दूसरा जो है वो मल्लिका का चरित्र चित्रण। तीसरा प्रश्न है हो सकता है कि ये जो नाटक है वो आधुनिक समस्याओं को दिखाता है, आधुनिक समस्या को
किसके माध्यम से? ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से। ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम। ऐतिहासिक पात्र यानी कालिदास ऐतिहासिक नाम है, मल्लिका भी जो है, विलोम है, मातुल है, जितनी भी लोग। लेकिन देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर व्यक्ति जो है किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहा है। इसके अलावा अगर चौथा प्रश्न पूछा जाए तो देखिए एक रेफरेंस तो रहेगा ही। रेफरेंस के आधार पर जो है निक्षेप के बारे में, उसके बाद मातुल के बारे में, ये सारे शॉर्ट में, अंबिका के बारे में, क्योंकि अंबिका के बारे में इसलिए क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही नाटक में कम समय के लिए हैं। अंक 1 में और 2 में अंबिका देखने को मिलती है, अंक 1 में और 3 में मातुल देखने को मिलता है, अंक 1 और 2 में निक्षेप देखने को मिलता है। लेकिन तीनों ही अंक में जो है वो विलोम देखने को मिलता है। अगर वही बात करें प्रियंगु मंजरी की, प्रियंगु मंजरी की अगर चारित्रिक विशेषताओं को बताया जाए तो आप 2 से 3 पॉइंट्स इसके दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये आपका जो है वो नाटक हो गया। अब ओवरऑल बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप सारे उत्तर को कौन सा पार्ट पहले करेंगे और कौन सा पार्ट जो है वो बाद में करेंगे, ये आपको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए अपने अनुसार, और हमेशा अपने लिए कम से कम 15 मिनट, जिसे कहते हैं बैकअप, वैसा रख लीजिए। ये इसलिए कि मान लीजिए अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, कोई लिखना शुरू करते हैं, लिखते समय हम ध्यान नहीं रख पाते हैं कि समय कितना जा रहा है। अगर मान लीजिए कि घड़ी आपके पास है फिर भी 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, तो वो 2 मिनट दूसरे प्रश्नों में से ना जा करके आपके बैकअप में से जो है वो 2 मिनट चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपके पास फिर 13 मिनट बचेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखते हैं कि सारे प्रश्नों को करने के बावजूद जो है आपके पास केवल 5 मिनट बचता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारे प्रश्नों को उत्तर जो है सही तरीके से दे दिए। अब इस आखिरी के 5 मिनट में जो है आप एक बार पेपर पर रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका कहीं कोई प्रश्न छूटा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देख करके। और सबसे पहले निबंध को 25 मिनट के लिए रखिए, और आपका अपठित जो है ये निबंध के लिए है, ये अपठित के लिए ये भी 25 मिनट रख लीजिए। और 10 मिनट में जो है वो आपका मुहावरे और आपका क्या कहते हैं वाक्य शुद्धिकरण, ये 10 मिनट इसके लिए काफ़ी है। तो देखिए 25 और 25, 50 और 10, 1 घंटे में जो है आप फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। बचा आपके पास 2 घंटा। अगर आप निबंध को जो है वो 30 मिनट देना चाहें तो 30 मिनट, 2 पेज काफ़ी है। 2 पेज मतलब आपका 400 शब्द हो जाएंगे, 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज आप लिखिए, 400 शब्द आपके हो जाएंगे। 5 पैरा में जरूर लिखिएगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये बहुत ही मस्ट है। इसके बाद अपठित मैंने आपको बता ही दिया, मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण ये भी हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 35 और 10, 1 घंटा, और ये 70 मिनट हो गए। आपके पास टोटल है 180 मिनट, यानी 110 मिनट आपके पास अभी भी बचा हुआ है। 110 मिनट में आपको 4 प्रश्न करने हैं जो साहित्य से पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले वीडियो में कह दिया था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें से 3 किताबें दी रहेंगी, तीनों में से जो है एक प्रश्न करना अनिवार्य है, और चौथा प्रश्न आप किसी भी पुस्तक से कर सकते हैं। इसके अलावा 110 को अगर हम देख लेते हैं तो ये 20 मिनट यहाँ से जो है वो क्या करिए, हटा दीजिए, तो बचा आपका 90 मिनट। और 30-30 मिनट जो है
एक एक प्रश्न के लिए दे दीजिए आराम से, और आपके पास जो है यहाँ पे 20 मिनट जो है वो बैकअप रखता है। और ये 20 मिनट अगर यहाँ पे भी जाता है, 40 मिनट भी, 50 मिनट भी, फिर भी जो है आपके पास यहाँ पे 10 मिनट जो है वो बचता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको निर्धारित कर लीजिए कि हमें सारे प्रश्नों को कितना समय देना है, कितने प्रश्नों को हमको लिखना है। और सबसे पहली बात, अगर प्रश्न लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है और लगता है कि आप ये सारा फॉर्मूला फेल हो गया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समय जो है ज़्यादा चला जा रहा है, तो कम से कम सारे प्रश्नों को जो है आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। थोड़ा ही लिखिए लेकिन अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो सहायता मिले इससे, ताकि परीक्षा में जो है आप भयभीत ना हो प्रश्नों को देख करके। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप लोग जो है वो क्लास 10 का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, इसलिए जो है मन में संशय, मन में भय जो है वो हमेशा बना ही रहेगा कि प्रश्न कैसे रहेंगे। पहली बार जो है बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो डरने की